हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, अपने टॉपिक चल रहा है सिर्फ 2 पेज के हिसाब से। 2 पेज का हिसाब से मतलब आगे और पीछे का मिला के 2 पेज। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है। मतलब ऐसे एक ही पेज पढ़ना है। आप सोच रहे हो कि 2 पेज का बोला और मैंने सिर्फ एक ही पेज पढ़ा है, तो मैं इसी को 2 मान रही हूँ ताकि थोड़ी देखो स्पीड बढ़ जाएगी ना, तब हम पेज भी बढ़ा देंगे। ठीक है। और हमारे देखो गुप्तकाल चल रहा था, तो गुप्तकाल में हमने हरिसेन तक कर लिया था। अब इससे आगे ही करेंगे। पुराना मैं वापस रिपीट नहीं कर रही हूँ, देखो टाइम वेस्ट हो जाता है और वीडियो बनाने में टाइम लगता है। तो देखो ज़रूर नहीं कि मैं सारी क्लासें ले पाऊँगी, जल्दी कंप्लीट हो जाए। थोड़ा स्पीड में भी पढ़ाने की कोशिश करूँगी। ठीक है। तो देखो, प्रयाग स्तंभ लेख अशोक मौर्य समुद्रगुप्त और मुगल शासक जहांगीर के लेख उत्कीर्ण है। देखो, प्रयाग स्तंभ किसका है? हरिसेन का, ये मैंने बता दिया आपको। लेकिन इस पर किस किस का लेख है? प्रयाग पर देखो, अशोक मौर्य समुद्रगुप्त और मुगल शासक जहांगीर का ध्यान रखना। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा हमको भाई। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी है जिनमें कोई ट्रिक नहीं होती ना, वो हमें याद रखनी पड़ती है। लेकिन इसका कोई क्वेश्चन नहीं बना है और लगता नहीं है कि आपकी भी बनेगा। अब हरिसेन द्वारा प्रयाग स्तंभ लेख में प्रयुक्त छंद कालिदास की शैली की याद दिलाते हैं। यानी हरिसेन का पूरा, ये इंपॉर्टेंट है कि हरिसेन का पूरा लेख क्या है? चंपू शैली में है। यानी चंपू शैली कैसी होती है? गद्य पद्य मिश्रण होता है, उसको चंपू शैली कहते हैं। ठीक है, तो हरिसेन की प्रयाग, जो प्रयाग स्तंभ है, वो एक चंपू शैली में गद्य पद्य मिश्रित शैली का है। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल है। फिर है वीरसेन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो देखो, वीरसेन ये अपन ने कल भी पढ़ा था, आपको पता होगा। ठीक है, तो देखो चंद्र के मतलब अपन देखो याद करने का तरीका हमेशा नया निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो, वीरसेन जो वीर होगा वो चंद्रमा के समय, चंद्रमा के समान विक्रमादित्य, मतलब एक अद्भुत दिखेगा, एकदम दित्य दिखेगा। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वीरसेन, तो वीरसेन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, मतलब उनके समय का है। बस इतना सा याद रखना है कि उनके समय था। अगर पूछ ले कि वीरसेन किसके समकालीन है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मतलब उनके समय का है, तो उनके समकालीन हुआ। तो उदयगिरी गुफा की दीवार पर उत्कीर्ण है। ये क्या है? देखो, ये है अमात्य पद पर कार्यरत करते हुए वीरसेन की काव्य शैली के विषय में जानकारी का एकमात्र स्रोत है उदयगिरी गुफा की दीवार पर उत्कीर्ण। ये हमने कल पढ़ा था। देखो कहाँ पढ़ा था, अभी बता भी देती हूँ। ये देखो, वीरसेन चंद्रगुप्त द्वितीय, ये कल बता दिया था। उदय वही होगा विष्णु, उदय वही होगा जो वीर होगा। ठीक है, इस तरीके से बताया था। तो ये तो हमें याद है कि चंद्रगुप्त द्वितीय वीरसेन। और इसका गुहा मंदिर उदयगिरी का क्या है? उदयगिरी, ये बता, उदय वही होगा जो वीर होगा। तो उदयगिरी गुफा की दीवार पर उत्कीर्ण है, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का है, वीरसेन। ठीक है, अब है वत्स भट्टी कुमार शंभु। तो देखो, अब इसको कैसे याद करना है? तो देखो, हमें ये याद रखना है क्योंकि कौन सा किसके काल में था, ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, वीरसेन तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय था और उदयगिरी का गुफा दीवार मतलब ये इसका था। ठीक है, और वत्स भट्टी कुमार गुप्त प्रथम के समय का था। इस समय क्या हुआ? दसपुर के निवासी थे तंतुवासी, उन्होंने सूर्य मंदिर बनाया और उसका जीर्णोद्धार भी करवाया। देखो, जीर्णोद्धार से क्वेश्चन आते हैं। अभी तक इसका तो बना नहीं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, जीर्णोद्धार किसने करवाया वगैरह, इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, वत्स भट्टी, तो ये क्या है? उन्होंने जो अभिलेख अंकित करवाया, जीर्णोद्धार करवाया और उस पर उन्होंने एक लेख अंकित कराया, तो उसके रचयिता के रूप में वत्स भट्टी का नाम सामने आता है। इसे मंदसौर स्तंभ लेख भी कहते हैं। तो देखो, वत्स भट्टी या मंदसौर अभिलेख एक ही बात होगी कि वत्स भट्टी के नाम से सामने आता है, इसे मंदसौर स्तंभ लेख भी कहते हैं। देखो, भट्टी में जलाते हैं तो वो मंद बंद करके जलता है, तो मंदसौर स्तंभ लेख भी कहते हैं। वत्स भट्टी को, भट्टी में कोई चीज़ जलाते हैं तो वो धीरे धीरे जलती है, यानी मंदसौर स्तंभ लेख भी कहते हैं। ठीक है, वासुल ने मंदसौर प्रशस्ति की रचना यशोवर्धन के समय की। देखो, रचना किसने की? मंदसौर प्रशस्ति। ये देखो, मंदसौर स्तंभ लेख या मंदसौर प्रशस्ति रचना वासुल ने की है, जिसको वत्स भट्टी भी कहते हैं। वत्स भट्टी कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में दसपुर निवासी तंतियों ने जो सूर्य मंदिर बनवाया था। यानी कि देखो, ये क्या कह रहा है? वासुल ने मंदसौर प्रशस्ति की रचना यशोवर्मन के समय की। यानी काल तो था यशोवर्मन का, और मंदसौर प्रशस्ति है, उसका निर्माण करने वाला वासुल है, और इसका एक नाम वत्स भट्टी भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है 12वीं। अब देखो, इसको याद करने का एक तरीका है कि 18 साल की कीर्तार्जुनियम मतलब कीर्ति, कीर्ति कीर्तार्जुनियम मतलब कीर्ति 18 साल की है। इसमें 18 सर के, देखो सर भी कई बार पूछ लेते हैं। तो कीर्ति ने 18 साल की है और उसने भार उठाया 12वीं।
12वीं भार किसने उठाया? कीर्तार्जुनियम कीर्ति ने, कीराती, तो कीराता पढ़ तो या कीर्ति पढ़ लो तो ज़्यादा सही रहेगा। तो 18 साल की कीर्ति ने भार उठाया। अब है भट्टी, इनके द्वारा रचित भट्टी काव्य को रावण वध भी कहते हैं। देखो जहाँ रावण आएगा वहाँ राम भी आएगा, क्योंकि ये राम की कथा पर आधारित है, तो रावण आएगा तब राम भी आएगा। तो राम ने क्या किया, देखो र इसमें भी है, र इसमें भी, मतलब 2 र है, तो इसमें 2 र है, मतलब इसको 2 कहते हैं, तो 2 बार लिख दिया, मतलब इसमें 22 सर्ग है। ठीक है, तो देखो राम जी ने क्या किया, भट्टी में रावण का वध करने के लिए इसको भट्टी में डाल दिया। तो भट्टी काव्य रावण वध। ठीक है, रावण का वध कैसे हुआ? भट्टी में डालने से, भट्टी, इसलिए उसको भट्टी काव्य भी कहते हैं। भट्टी ने रचना की, भट्टी काव्य की, उसको रावण वध भी कहते हैं। और ये किस पे आधारित है? रामायण पर आधारित है। और र 2 आते हैं, तो इसलिए 22 सर्ग इसमें, सर्ग कई बार पूछ लेते हैं। अब मारतुंग, इनके विषय में जानकारी, कलन की राज तरंगिणी। देखो राज तरंगिणी, अब कोई भी तरंग हो, चाहे वो सूर्य की किरणें आ रही है उनको तरंगे कहो, या पानी की जो तरंगे है उनको तरंगे कहो, तरंगिणी हमेशा कल कल करती हुई आती है, तो कलन की राज तरंगिणी। ठीक है, याद करने का तरीका बता रही हूँ। अब देखो ये लिखा हुआ है, भर्तृमेट हस्तिपक नाम से भी जाना जाने वाला इस कवि को हयग्रीव वध काव्य की रचना की। इस कवि ने क्या किया? हयग्रीव वध काव्य की रचना की। देखो मृत भेंट, मतलब हस्तिपक मतलब हाथ से, हस्तिपक मान लो कि हाथ से, मृत भेंट, भर्त भेंट मतलब भेंट की, हाथ से भेंट की, फिर भी उसकी ग्रीवा का वध कर लिया। हयग्रीव, डरते हुए ग्रीव वध कर लिया, हयग्रीव वध। तो हयग्रीव वध काव्य की रचना किसने की? भरतमेट ने। इसका नाम हस्तिपक भी है, तो हस्तिपक नाम से भी जाना जाता है। अब देखो हस्तिपक आए या मर्त भेंट, भेंट करते हैं फिर भी उसका वध कर देते हैं, यानी हयग्रीव वध, भेंट करते हैं तब भी करते थे, और हस्तिपक मतलब हाथ से करते हैं फिर भी। अब विष्णु शर्मा, देखो विष्णु शर्मा, अब इनका क्या है? देखो भगवान विष्णु ने हम इंसानों को बनाया है, तो हमारे अंदर 5 तत्व है। ठीक है, तो विष्णु शर्मा यानी विष्णु पंचतंत्र, पंचतंत्र, 5 तत्वों से इंसान का शरीर बना हुआ है ना, तो वो पंचतंत्र विष्णु शर्मा। तो ये देखो पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा का है ना, वो दूसरे नंबर पे काउंट होता है, सर्वाधिक प्रचलित है संसार में, और सबसे पहले प्रचलित है बाइबिल। बाइबिल के बाद दूसरा स्थान किसका है? विष्णु शर्मा के पंचतंत्र का। और पंचतंत्र के 5 भाग है, देखो 5, पंच में भी 5 आ रहा है, तो पंचतंत्र में 5 भाग है। 5 भाग कौन से? तो अपने फ्रेंड को लेके देख लो कि हमारा मित्र हमारा भेद दे सकता है, तो मित्र भेद, मित्र से हमें प्रॉफिट भी होता है कि वो हमको पढ़ा देता है, तो मित्र लाभ। संधि विग्रह, तो देखो दोस्ती भी टूट सकती है, संधि विग्रह भी हो सकता है। लब्ध प्रमाण, कि भाई मित्र हमारा कोई भी सबूत दे सकता है, लब्ध प्रमाण मतलब कोई प्रमाण हमें किसी के सामने हमारा बता सकता है। और अपरीक्षाकारित्व मतलब परीक्षा, तो मित्र हमारा परीक्षा में काम आता है, तो अपरीक्षाकारित्व, तो पंचतंत्र में मित्र। ठीक है, अब देखो भास के बारे में यह मिस्टेक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आगे दिया हुआ है, वो हमें याद करना है। देखो भास का क्या है? भास के 13 नाटक है जो त्रिवेंद्रम में दिए हुए हैं। उनकी रचना का एक संग्रह किसमें? त्रिवेंद्रम में है। भास की रचनाओं का संग्रह त्रिवेंद्रम में है, जिसमें 13 नाटक है। अब ये सारे तो नहीं, बस ये पता होना चाहिए कि भास स्वप्न वास वदत, भास सपना वास वदत। ठीक है, भास स्वप्न वास वदत और चारु दत्त। देख भास यानी भैंस, भैंस क्या करती है? चरती रहती है, चारू मतलब सब दिन कुछ न कुछ खाती रहती है, चारू दत्त। भास यानी भैंस, चारू यानी चरती रहती है, सपने में, स्वप्न वास वदत, खाती रहती है और चरती रहती है, मतलब जुगाली करती रहती है ना, उस हिसाब से याद कर लो। देखो मतलब एग्जाम में देखोगे ना, आपको कुछ ना कुछ चीज़ें आपको ये याद आ ही जाएगी कि हाँ यार इस तरीके से पढ़ना था। भले ही आपको ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन याद ऐसे ही होते हैं, क्योंकि हम इनको रट नहीं सकते बार बार, बस इन्हीं में कुछ ना कुछ ट्रिक ढूंढ लो। अब देखो हीनयान बौद्ध धर्म शाखा के बुद्ध घोष ने त्रिपिटकों पर भाष्य लिखा। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ विशुद्धिमग्ग है। देखो बुद्ध घोष, घोष नाद गूंज, और विशुद्धिमग्ग, विशुद्ध, देखो मग में हम कुछ डालते हैं ना, जैसे हमारा फ़ोन किसी मग में हम डाल के अगर बजाते हैं ना कोई सॉन्ग, तो वो घोष नाद गूंज उत्पन्न करता है, तो बुद्ध घोष विशुद्धिमग्ग। ठीक है, तो प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा हो गया? बुद्ध घोष ने त्रिपिटकों पर भाष्य लिखा। किसने? देखो हीनयान शाखा के बुद्ध घोष ने, बुद्ध घोष नाम हो गया, तो बुद्ध घोष ने क्या किया? त्रिपिटकों पर भाष्य लिखा। तो ग्रंथ कौन सा है? विशुद्धिमग्ग। मग में हम क्या करते हैं? घोष। ठीक है,
अब है जैन दार्शनिक आचार्य सिद्ध सेन का न्याय दर्शन पर न्याय अवतार। देखो जो सिद्ध आदमी होगा ना, मतलब बहुत ही पहुंचा हुआ सिद्ध आदमी है भाई, वही न्याय कर सकता है, यानी न्याय अवतार। ठीक है, अब इनमें कुछ भी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने ऐसे डायरेक्ट निशान लगा दिया। अब देखो कृष्ण चरित्र नामक एक काव्य का रचनाकार समुद्रगुप्त था। तो देखो समुद्र के अंदर भगवान कृष्ण ने, पता होगा कि शेष नाग पर डांस किया था, तो ये अपन को ऐसे याद रखना है कि कृष्ण चरित्र मतलब कृष्ण ने अपना चरित्र, अपनी लीला बताई थी किसमें, समुद्रगुप्त ने। तो समुद्रगुप्त को रचनाकार कौन है, कृष्ण चरित्र का समुद्रगुप्त। अब है गुप्त काल में संस्कृत के महान विद्वान कालिदास हुए। देखो कालिदास क्या था, संस्कृत में रचना करता था। काला काला संस्कृत में लिखेगा जो किसी को समझ में नहीं आएगा, काला आदमी दिखता भी कम है। अब कालिदास ने 4 काव्य 3 नाटकों की रचना की। अब देखो इनको भी याद करने का आसान तरीका है। कालिदास स से स्मिथ और शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर, देखो स इसमें भी आता है, स कालिदास में भी आता है, स्मिथ में भी स आता है। तो स्मिथ ने शेक्सपियर का किसको, कालिदास को। ठीक है, अब देखो कालिदास की रचना है, ये पता होना चाहिए कि महाकाव्य कौन से हैं, नाटक कौन से हैं। ठीक है, तो देखो कालिदास के खंड काव्य, देखो मेघदूत मतलब बादल, मेघ यानी बादल होते हैं, बादल क्या करते हैं, बादल खंडों के रूप में होते हैं ना, एक साथ बड़ा बादल थोड़ी होता है, छोटे छोटे होते हैं ना, ये बारिश करने के लिए, यहाँ से बारिश यहाँ से बारिश, तो ये खंड हो गया, बादलों का खंड है। तो मेघदूत खंड काव्य है कालिदास का। और ऋतु स्वर, ऋतुएं छोटी छोटी होती है ना, सर्दी गर्मी, अब ये मत कहना 6 महीने की 3 महीने की होती है, मान के चलो कि ऋतु छोटी होती है। ठीक है, तो कालिदास की ऋतु स्वर ये क्या गया, खंड काव्य। अब होते हैं महाकाव्य। तो महान के बारे में देखो, महान कौन था, राम जी, जो रघुवंश रीत सदा चली आई, राम जी के बारे में कहते हैं। तो रघुवंश का कौन था, भगवान राम थे, उनको कुमार भी कहते थे। तो कुमार संभव और रघुवंश महाकाव्य मतलब महान थे। ठीक है, तो महाकाव्य कौन से हो गए कालिदास के, रघुवंशम और उनको कुमार भी कहते थे, तो कुमार संभव। अब कालिदास के 3 नाटक, नाटक कौन करती है, देखो सिर्फ कहने की बात है और याद करने के तरीके से। अभी ये औरतें गलत मत मानना जो भी हाउसवाइफ है, क्योंकि मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ, बस पढ़ने के तरीके से कैसे भी देख सकते हैं, इसमें थोड़ा अजीब लगेगा। तो देखो कालिदास के 3 नाटक, नाटक कौन करती है, औरत। औरतों के नाम इन तीनों में आना चाहिए। विक्रम उर्वशी, तो उर्वशी नाम आया तो वो नाटक करेगी, तो कालिदास का नाटक। अब ये मालविका अग्निमित्र, तो मालविका औरत का नाम आ गया। फिर अभिज्ञान शकुंतलम, तो शकुंतला नाम आ गया। तो ये क्या, नाटक कालिदास के। ठीक है, अब देखो कवि कुलगुरु, ये छोड़ो। अब देखो कवि क्षेमेंद्र ने कुंतलेश्वर दौत्यम को भी कालिदास का कृत्य बताया है। मतलब कालिदास ने एक और रचना की, किसकी, कुंतलेश्वर दौत्यम। देखो कालिदास का क, कुंतलेश्वर का कु, तो क से कुंतलेश्वर दौत्यम किसका, कालिदास का। किसने माना, क्षेमेंद्र को। शर्म आ गई भाई, उसने कहा कुंतलेश्वर कुंती आता ना, तो वो भी कालिदास का बताया। अब भोजकृत, देखो ये भी याद करने का आसान तरीका। देखो एक भोज था, भोजकृत श्रृंगार प्रकाश सरस्वती कंठाभरण, बस यहीं तक है। तो देखो अगर हम कहीं भोजन करने जाते हैं ना, भोज करने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, श्रृंगार करके जाते हैं। तो भोज की रचना एक हो गई श्रृंगार प्रकाश, मतलब रोशनी में जाते हैं, प्रकाश में जाते हैं, तो हम श्रृंगार करके जाते हैं भोज करने, तो भोज की हो गई श्रृंगार प्रकाश। और दूसरी भोज करने जाते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई तो म्यूजिक बजता है ना, तो वो सरस्वती की देन ही है। तो देखो मान के चलो सरस्वती कंठाभरण, मतलब कंठ से स्वर निकलते हैं सरस्वती, तो वो भोज भोजन करते जाते हैं। और सरस्वती कंठाभरण, कंठ से सरस्वती मतलब अपने शब्दों का उच्चारण करती रहती है, उस हिसाब से। अब है मंखूक कृत साहित्य दर्पण, मंखूक कृत साहित्य दर्पण। देखो मंखूक, मुख पढ़ लो इसको, मंखूक यानी मुख, मुख किस में देखते हैं, दर्पण में। कोई कहता है तार थोबड़ो देख कांच में, तो दर्पण यानी कांच, तो दर्पण में क्या देखो, मंखूक यानी मुख देखो। अब राजशेखर कृत काव्य मीमांसा, अब देखो काव्य मीमांसा, कुछ चीज़ें देखो हमको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, क्षेमेंद्र कृत औचित्य विचार, देखो क्षेमेंद्र, शर्म आती है तेरे को, औचित्य विचार मतलब तू सोच विचार के काम कर भाई, औचित्य विचार, क्षेमेंद्र कृत औचित्य विचार। तो क्षेमेंद्र, शर्म आती है तेरे को, अब दिख रहा होगा देखो, अमन किसी को कहते हैं ना, शर्म आवे को नहीं आवे, औचित्य विचार करके विचार करो फिर काम करो, यानी औचित्य विचार, क्षेमेंद्र कृत। राजशेखर कृत काव्य मीमांसा, राजशेखर मीमांसा, ये याद करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें याद हो मतलब निकलती नहीं है ट्रिक। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास का नाट्य कौशल अपने चरम पर, ये छोड़ो। दुष्यंत, देखो अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला तो आएगी और राजा दुष्यंत था। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि उसमें कौन कौन था राजा और कौन थी वो रानी।
खत्म हुई कहानी। तो दुष्यंत राजा और शकुंतला रानी, किसमें अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतला तो जरूर आएगी, साथ में दुष्यंत आ जाएगा। ठीक है। अब गुप्तकालीन नाटक मुख्यतः प्रेम प्रधान सुखांत थे। पता होगा, गुप्त रूप से प्रेम करो, सुख ही सुख पाओ। तो गुप्तकालीन नाटक कैसे हुए? प्रेम प्रधान और सुखांत। अब गुप्तकालीन नाटकों की एक प्रमुख विशेषता है, उच्च सामाजिक स्तर के पात्र संस्कृत बोलते थे। देखो गुप्त काल में संस्कृत भाषा, जैसे कालिदास बोलता था, और गुप्त काल में संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं, ये मैंने पीछे पढ़ा है। तो ये याद रखना है कि उच्च सामाजिक स्तर, जिनका मतलब लेवल हाई होता है ना, वो संस्कृत बोलते हैं। अब हम तो पढ़े लिखे नहीं है, तो हमें संस्कृत नहीं आती। ठीक है। तो जो ऊंचे अच्छे कोटि के हैं, जिनकी संस्कृत ली हुई, वो संस्कृत बोलेंगे, तो वो सामाजिक स्तर संस्कृत बोलते हैं। अब देखो ये, अब इसमें कैसे करना है, देखो विशाख दत्त, देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, अभिसारिका वंचित। देखो अभिसारिका वंचित का तो अभी कुछ आया नहीं है। मुद्रा राक्षस, देवी चंद्र, मुद्रा राक्षस का क्वेश्चन पिछले साल आया है। तो देखो विशाख दत्त, विष देगो किसको? राक्षस होगा ना, मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा यानी अंगूठी में डाल के वो राक्षस क्या करेगा? विष दे देगा। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस। देवी चंद्रगुप्तम, जो देखो विशाख दत्त को कैसे, जो विष दे रहा है, किसको दे रहा है? देवी को दे रहा है। कैसे दे रहा है? गुप्त रूप से। तो देवी चंद्रगुप्तम अपने आप याद हो जाएगा। गुप्त रूप से क्या दे रहा है? राक्षस विष दे रहा है, किसको? देवी को। ठीक है। अब देखो दंडिन, दंडिन दश कुमार, दश कुमार चरित्र दंडिन का। अमर कोश, देखो अमर रहेगा जो संस्कृत बोलेगा, तो संस्कृत विश्वकोश अमर कोश, अमर सिंह ने लिखा। न्याय अवतार, जो सिद्ध होगा वो न्याय करेगा, तो सिद्ध से न्याय अवतार। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, कि भगवान विष्णु ने 5 तंत्र से अपन को बनाया है। ठीक है। वात्स्यायन, कामसूत्र, ये याद करना पड़ेगा। और चंद्र व्याकरण, चंद्र गोविंद, आधे तो नाम से पता चल जाते हैं। देखो ये मैंने बता दिया था। विशुद्धि मग, मग में घोष करने के लिए फोन रखो, आवाज़ बहुत अच्छी आएगी। अब देखो मृच्छकटिकम, देखो मृच्छकटिकम का मतलब तो मिट्टी का खिलौना होता है, लेकिन इसको याद करने का तरीका क्या है? जो शूद्र लोग होते हैं ना, शूद्रक, देखो मतलब कोई गलत मत लेना, शूद्रक लोग क्या करते हैं? मछली को काटने का काम करते हैं, यानी मच्छर, मृच्छकटिकम काटने का काम करते हैं, मतलब उसी वे में लेके याद करो। अब प्रसाद, प्रशस्त पाद, पदार्थ धर्म, प्रसाद में क्या मिलता है? पदार्थ ही मिलता है। तो पदार्थ धर्म संग्रह, तो पदार्थ का संग्रह करते हैं, मतलब पदार्थ कौन दे रहा है? प्रसाद पद, मतलब प्रसाद दे रहे हैं। प्रशस्त पाद पदार्थ। नीति सार कामंदक, जो काम करेगा वो नीति का बखान करेगा, कामंदक नीति सार। हितोपदेश, भगवान नारायण हमको बहुत उपदेश देते हैं, लेकिन हम ढंग से चलते नहीं है। हितोपदेश नारायण पंडित। वासुदत्ता सुबंधु, वास व दत्ता सुबंधु, कुछ चीज़ें हमें याद करनी ही पड़ेगी। देखो अब देखो गुप्त काल में दशमलव प्रामणी। अब देखो ये चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आर्यभट्ट से रिलेटेड, देखो आर्यभट्ट जहाँ पे भी नाम आया ना, तो देखो गणित से विषय से जोड़ा, और गणित में दशमलव प्रणाली भी है, तो वो गुप्त काल में है। तो आर्यभट्ट ने क्या गणित के बारे में भी बताया, और दशमलव किस में आता है? गणित में, तो वो भी आर्यभट्ट के नाम से मानो। और देखो पृथ्वी अपनी दूरी पर परिभ्रमण करती है, और ग्रह का कारण चंद्रमा की छाया पर, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, तो ग्रह ग्रहण लगता है। ये भी किसने बताया? आर्यभट्ट ने बताया। आर्यभट्ट, ठीक है। आर्य सूर्य को कहते हैं, मतलब दिनकर, सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आर्याय नमः, कुछ भी जोड़ लो। तो आर्य का मतलब सूर्य मान लो कि पृथ्वी सूर्य की परिभ्रमण करती है और ग्रहण चंद्रमा पर पड़ता है, इस तरीके से याद कर लो। फिर देखो आर्यभट्ट सूर्य सिद्धांत दिया, जैसे मैंने अभी बताया कि इसको सूर्य मान लो, सूर्य सिद्धांत दिया। फिर आर्यभट्ट कुसुमार पाटलिपुत्र के निवासी, ये जरूरी नहीं है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि बताई, तो देखो पृथ्वी की परिधि बताई, मतलब काउंटिंग में है, चीज़ें काउंटिंग में आ रही है। और पाई का मान 22/7, तो देखो गणित से रिलेटेड है, तो वो आर्यभट्ट का ही है। ठीक है। अब वर्तमान में आर्यभट्ट, आर्यभट्टियम लिखा, नाम से पता चलता है। और आर्यभट्ट में देखो 4 खंड है। गणित के बारे में बताना है, देखो किस तरीके से। तो देखो गीतिका, गणित और गोलपाद, देखो ग से आएंगे। आर्यभट्ट में जितने भी नाम आ रहे हैं ना, 4 खंड है आर्यभट्ट में, कौन से हैं? गीतिका। देखो ये पूछ सकते हैं कि आर्यभट्ट की, आर्यभट्ट में कितने खंड है? 4 खंड है, कौन सा नहीं है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो देखो ग से गीतिका पाद, गणित पाद, गोलपाद, इन सबको मिलाएंगे तो होगी क्रिया, तो काल क्रियापाद। काल के अनुसार क्रिया होगी तो काल क्रियापाद। गोलपाद, गीतिकापाद, गणितपाद, काल क्रियापाद, तो इन तीनों ग को मिलाएंगे तो काल के अनुसार क्रिया होगी, तो काल क्रियापाद। ये किसके? आर्यभट्ट के। आर्यभट्ट में 4 खंड। फिर आर्यभट्ट सिद्धांत व 10 गीतिका भी इनकी रचना है। देखो 10 गीतिका, ग भी आया,
तो अभी अभी हम अपन ग ग ही पढ़ रहे हैं आर्यभट्ट के लिए, तो 10 गीतिका का गी भी आ गया और दशमलव का द भी आ गया, 10 का भी द आ गया। तो गणित से रिलेटेड सारी समस्याएं किसकी है? आर्यभट्ट की। अब गणित को ज्योतिष से पृथक किया। अब गणित नाम आ गया, भले ज्योतिष से पृथक करो या किसी से पृथक करो, उसको विज्ञान मानो। और शून्य भी गणित में आता है, दशमलव भी गणित में आता है, तो ये सब आर्यभट्ट से रिलेटेड है। ठीक है। अब आता है वराहमिहिर। वराहमिहिर को कैसे याद करें? देखो वराहमिहिर, वराह यानी बहुत बड़ा होता है ना, वराह अवतार लिया था। तो देखो वराहमिहिर को कैसे याद करें? देखो वराहमिहिर का वृद्ध जातक, वराहमिहिर बहुत बड़ा, वृद्ध यानी बहुत बड़ा, और वृद्ध संहिता मतलब वृद्ध जातक हो या वृद्ध संहिता हो, बात तो वृद्ध की कर रहे हैं, और वराहमिहिर भी बहुत बड़ा होता है। नाम को मतलब समझने की कोशिश करो। वराह यानी बड़ा, और वृद्ध जातक यानी बड़ा जातक, वृद्ध संहिता मतलब बड़ी संहिता। तो देखो वृद्ध जातक, वृद्ध संहिता वराहमिहिर की है। अब वृद्ध जातक आ गया तो लघु जातक भी तो होना चाहिए, एक बड़ा है तो एक छोटा भी होना चाहिए, तो लघु जातक भी इसी का हो गया। तो देखो 1 2 3 ये हो गए, चौथा वराहमिहिर खुद हो गया, तो पांचवा भी तो जोड़ो, सिर्फ 4 से क्या काम चलेगा? तो पंच सिद्धांतिका भी वराहमिहिर की। देखो पंचतंत्र अलग बात कर रही हूँ विष्णु शर्मा की, और ये पंच सिद्धांतिका की बात करी। जैसे ये नाम पड़ा है ना वराहमिहिर, तो पंच सिद्धांतिका, तो ये 3 नाम ये हो गए और चौथा नाम पंच सिद्धांतिका हो गया। फिर भास्कर प्रथम, देखो भास्कर प्रथम, एक भास्कर है तो ये महाभास्कर और लघु भास्कर दोनों लिखेगा, और आरटी भट्टी भाष्य नामक ब नाम आ जाएगा, भास्कर, महाभास्कर, लघु भास्कर। ठीक है। अब भीनमाल के जालोर, भीनमाल जालोर राजस्थान में है, तो यहाँ गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त। अब आपको हो गया गणितज्ञ आर्यभट्ट के बारे में, ये कह रहे हैं भीनमाल जालोर राजस्थान में जन्मे गणितज्ञ कौन थे? ब्रह्मगुप्त। और ब्रह्मगुप्त ने देखो ब्रह्म से आ रहा है, तो ब्रह्मा को क्या करते हैं? खंड खाद्य कम खाने के लिए कुछ देते हैं ना, खंड खाद्य, खंड के मतलब एक एक निवाड़ा देवा नहीं, खंड के रूप में, टुकड़ों के रूप में खाद्य खाने के लिए देते। किसको? ब्रह्मा को देते, तो ब्रह्मगुप्त हो गया। और ब्रह्म सिद्धांत, और ब्रह्मा जी हमको सिद्धांत देते हैं ब्रह्म सिद्धांत, ये भी इनका हो गया, इसलिए इनको गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त कह रहे हैं राजस्थान के। अब ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत प्रतिपादित किया। देखो पृथ्वी दूरी पर भ्रमण करती है, वो आर्यभट्ट का था, लेकिन देखो ब्रह्मा अपनी ओर अपन को आकर्षित करता है, तो आकर्षित करते हैं उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। और पृथ्वी भी वस्तुओं को आकर्षित करती है और ब्रह्मा भी अपन को आकर्षित करते हैं, तो आकर्षण के बात आ जाए ना, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण हो या पृथ्वी वस्तु को आकर्षित करती है, वो किसका होगा? ब्रह्मगुप्त का। ठीक है। अब चिकित्सा क्षेत्र में देखो पाल काव्य, हस्तायुर्वेद। देखो हस्तायुर्वेद मतलब हाथियों से रिलेटेड है। हस्तायुर्वेद, जब हाथी आता है, हस्तायुर्वेद आता है, तो हम क्या कहते हैं? कांपते हैं, ये इतना बड़ा हाथी आ गया, तो पाल काप्य, तो पैर कांपते हैं। ठीक है। अब धन्वंतरी नामक आयुर्वेद चिकित्सक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में था। अब इनको देखो 9 रत्न को याद करते हैं, एक साथ तरीका बताती हूँ। देखो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को या चंद्रगुप्त सेकंड को एक ही बात है। अब इसके 9 रत्न कौन से थे? देखो याद करने का तरीका देखो कैसे करना है। व से वेताल, व से वररुचि, व से वराहमिहिर, व से वेताल, व से वररुचि, व से वराहमिहिर। व के 3 नाम होने जरूरी है, 9 रत्नों में लिख के देख लेना, वेताल भट्ट, वररुचि, वराहमिहिर। फिर से 2 नाम होने चाहिए, शंकु शपणक, शंकु शपणक। बाद में ध और घ एक जैसे दिख रहे हैं, तो घटकर्पक, धन्वंतरी, ऐसे 2 होने चाहिए। और कालिदास तो है ही इंपॉर्टेंट आदमी है चंद्रगुप्त का। और उसके बाद में ये सब आ गए, तो भाई चंद्रगुप्त क्या होगा? अमर हो गया, तो अमर सिंह भी जुड़ गया। ठीक है। अमर सिंह का नाम नहीं आता, सबका आता है, कहते हैं कौन सा नहीं है या कौन सा है, तो इस आधार पर चेंज हो जाता है, या फिर कालिदास के आधार पर हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन में अब वाग्भट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। वांग भट्ट अष्टांग हृदय, भाई हमारा हृदय में क्या? वांग मतलब हवा भी कहते हैं ना, वांग भट्ट भरी जाती है, भट्ट। हमारा हृदय क्या करता है? भट भट करता है, मतलब यूं कंपन करता है ना, तो उसको देखो मारवाड़ी में क्या है? भट भट करे, भोगनो भट भट करे, ये बोलते हैं। लेकिन अब क्या करता है? हृदय हमारा भट भट कर रहा है, तो वांग भट्ट अष्टांग हृदय। शालिहोत्री घोड़े की चिकित्सा के लिए अश्वशास्त्र, शाली घोड़ा चलाएगी, अश्वशास्त्र कहते हैं ना, मतलब देखो एक तरीका याद रखना है कि शालिहोत्री ने क्या किया कि घोड़े के बारे में बात की, तो अश्व, घोड़े को अश्व भी कहते हैं, तो अश्वशास्त्र घोड़े का हो गया, तो शाली घोड़ा चलाएगी यानी शालिहोत्र। अब नवनीतकम आयुर्वेद ग्रंथ है और गुप्त काल का है। देखो नवीनतम है, तो नवीन रचना की है, तो गुप्त रूप से ही करेंगे। और देखो आयुर्वेद की बहुत सारी दवाइयाँ कोई लेता है ना, तो कहता है कि चुपचाप ले लीजिए भाई, कि निठा नहीं पड़ेगा, आयुर्वेदिक इलाज चल है। तो गुप्त काल में आयुर्वेद ग्रंथ नवीनतम, मतलब नई नई खोज करते हैं, नई नई दवाई लेते हैं, आयुर्वेद की खोज चलती रहती है। अब मोहरोली का लोह स्तंभ, देखो ये कैसे याद करना है?
महरौली पे 2 मात्रा, लोह पे भी 2 मात्रा। तो महरौली का लोह स्तंभ गुप्त काल की धातु कला का, लोहा एक धातु ही है तो गुप्त काल में धातु कला का श्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? महरौली। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें 2 मात्रा तो इसमें भी 2 मात्रा। अब नागार्जुन ने रस चिकित्सा, देखो नागार्जुन, अर्जुन ने क्या किया अपन को याद रखना है। अर्जुन ने क्या किया? रस निकाला, यानी रस चिकित्सा। किसका रस निकाला? सोने, चांदी और तांबे का। और रस निकाल के क्या किया? उसकी भस्म से रोगों का इलाज किया। रस निकाला मतलब उसकी भस्म निकाली। देखो या तो चीज़ को जला के निकलता है निचोड़, या फिर उनका रस निकालते हैं तो वो निकलता है, तो उसको कहते हैं भस्म। तो उनसे रोगों का इलाज किया किसने? अर्जुन ने, नागार्जुन ने। फिर नागार्जुन का लोह शास्त्र, तो देखो सोना चांदी तांबा आ गया तो लोहा क्यों पीछे रखे? तो नागार्जुन ने लोह शास्त्र की रचना की। फिर रस शास्त्र, कक्षपट, आरोग्य मंजरी, रसेंद्र मंजरी। देखो रस की बात करें तो रसेंद्र मंजरी भी इसकी होगी। आरोग्य मंजरी मतलब रोगों की तो आरोग्य, यानी रोग से बचाने के लिए तो आरोग्य मंजरी। रसेंद्र की बात की तो रसेंद्र मंगल। ठीक है, ये रस रत्नाकर मतलब रस की बात कौन कर रहा है? तो अर्जुन कर रहा है। और लोहे का रस निकाला तो लोह शास्त्र हो गया। और नागार्जुन ने देखो पारे की खोज की। रस निकाला तो पारा भी एक लिक्विड है ना, तो पारा की खोज भी किसने की? अर्जुन, नागार्जुन। ठीक है। अब महरौली का लोह स्तंभ बता दिया। बिहार के सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की खड़ी तांबे की प्रतिमा। देखो महरौली लोह स्तंभ, ये तो याद हो जाएगा कि महरौली का स्तंभ लोह स्तंभ है। अब बड़ा कैसे पता चलेगा? लोहा भी बहुत मजबूत होता है, मतलब एक सुल्तान की तरह मजबूत होता है। तो सुल्तानगंज से प्राप्त हुआ। सुल्तानगंज कहाँ है? बिहार में। तो बिहार के सुल्तानगंज से प्राप्त है। और देखो अभी तक हम क्या बात कर रहे हैं? लोहा एक धातु है तो तांबा भी एक धातु है। तो इस सुल्तानगंज से, जो बिहार के सुल्तानगंज से प्राप्त हुई ना बुद्ध की मूर्ति खड़ी, वो तांबे की प्रतिमा है। ठीक है, तो देखो एक पेज आज हमारा ये भी हो गया। देखो वीडियो बड़ा बन जाता है, रिवीजन में मुझे टाइम लगता है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करो। तो देखो अब है ना, अगर इसकी मतलब ज़्यादा लोग देखेंगे तो मैं ये क्लास रखूँगी, नहीं तो नहीं, क्योंकि देखो इसमें समय वेस्ट हो रहा है अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो। क्योंकि जहाँ मैं 10 मिनट में रिवाइज कर रही हूँ वहाँ मेरा आधा घंटा लग रहा है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ समझाना चाहती हूँ ताकि आप कहीं भूलो ना। ठीक है, कमेंट करके बता देना क्लास कैसी लगी। थैंक यू।